हाय गाइस, मैं हूं विनय सर। आप देख रहे हैं ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत चौथा यूनिट लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है सीखने की आवश्यकता की पहचान। इससे पहले आपने व्यक्तिगत भिन्नता को पढ़ लिया, वृद्धि एवं विकास को पढ़ लिया, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ लिया, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया। आज हम चौथे यूनिट के अंतर्गत सीखने की आवश्यकता की पहचान का अध्ययन करेंगे। सीखने की आवश्यकता की पहचान, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के सीखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से परिपक्व हो। वह क्या हो? शारीरिक रूप से परिपक्व हो, मानसिक रूप से भी क्या हो? परिपक्व हो। मानसिक परिपक्वता के कारण भी कह रहे हैं कि मानसिक परिपक्वता के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। इसलिए शिक्षक और अभिभावक को बालक की क्षमता और आवश्यकताओं की पहचान करना आवश्यक होता है। यदि हम बालक की आवश्यकताओं की पहचान नहीं कर पाएंगे तो हम उसकी सीखने की आवश्यकता की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी है कि बालक की शारीरिक मानसिक परिपक्व होना अनिवार्य है, क्योंकि मानसिक परिपक्वता के कारण भी व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए शिक्षक और अभिभावक को बालक की क्षमता और आवश्यकताओं की पहचान करना आवश्यक होता है। यदि उसकी आवश्यकताओं की पहचान कर ली जाती है तो उसके अधिगम में सहायता प्रदान किया जा सकता है। पहला पॉइंट है अधिगम वक्र द्वारा सीखने की आवश्यकता की पहचान। हम अधिगम वक्र द्वारा भी सीखने की आवश्यकता की पहचान कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। अतः इसके द्वारा हम बालक या छात्र की सीखने की आवश्यकता की पहचान हम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक की उन्नति और अवनति की पहचान उसके अधिगम वक्र द्वारा हम कर सकते हैं। आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि अधिगम वक्र के जनक कौन हैं? तो अधिगम वक्र की खोज या जनक या प्रवर्तक ब्रियान योम हार्टर ने की थी। अधिगम वक्र की खोज ब्रियान योम हार्टर महोदय ने की थी। पहला इसमें है सरल रेखीय वक्र द्वारा सीखने की आवश्यकता की पहचान। इसके अंतर्गत यदि छात्र की किसी प्रगति को लगातार एक सरल रेखीय गति से बढ़ते हुए व्यक्त करता है तो छात्र के सीखने की आवश्यकता की पहचान मानी जाएगी। जैसे कोई बालक 4 घंटे में 4 अध्याय याद करता है तो यह सरल रेखीय अधिगम कहलाएगा। जैसे हम ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि बालक क्या है, 4 घंटे में, इधर नीचे जो दिया अभ्यास का समय मतलब कितना समय ले रहा है 4 घंटे में, और कितनी मात्रा मतलब अध्याय, कितने अध्याय याद करते हैं? 4 अध्याय याद करते हैं। अर्थात सीखने की मात्रा कितनी है? 4 है। तो उसकी सीखने की जो गति होगी एक सरल रेखीय गति होगी। इस प्रकार हम छात्र के सीखने की आवश्यकता की पहचान कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है उन्तोदर वक्र या अवतल वक्र के द्वारा सीखने की आवश्यकता की पहचान।
इसके अंतर्गत यदि छात्र प्रारंभ में बहुत तीव्र गति से सीखता है, क्या करता है, प्रारंभ में बालक या छात्र बहुत तीव्र गति से सीखता है और धीरे धीरे उसकी सीखने की गति मंद हो जाती है, इस प्रकार मंद हो जाती है, इस प्रकार की सीखने की उन्नति या अवनति को सीखने की आवश्यकता की पहचान मानी जाएगी। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जैसे बालक साइकिल चलाना जानता हो तो उसकी सीखने की गति तीव्र होती है, जैसे ही उसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए कहा जाता है तो उसकी सीखने की गति धीरे धीरे मंद हो जाती है। जैसे दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे सबसे पहले बालक हिंदी विषय को सीखता है तो बहुत तीव्र गति से सीखता है और बाद में जब वह सीख लेता है तो उसके सीखने की गति मंद हो जाती है। अगला है, तीसरा पॉइंट है नतोदर वक्र या उत्तल वक्र। इसी को नतोदर वक्र भी कहते हैं और इसी को उत्तल वक्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत यदि छात्र की सीखने की गति पहले कैसी हो, धीमी हो और बाद में सीखने की गति तीव्र हो जाती है तो इसे सीखने की आवश्यकता की पहचान मानी जाएगी। हम इसे ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। जब बालक सबसे पहले गणित सीखना प्रारंभ करता है तो उसकी सीखने की गति बहुत धीमी होती है और जैसे जैसे वह सीखता जाता है उसकी सीखने की गति तीव्र हो जाती है। चौथा पॉइंट है मिश्रित वक्र द्वारा सीखने की पहचान। इसके अंतर्गत जब बालक कुछ कार्यों को सीखने में प्रारंभ में धीमी गति और कुछ कार्यों को तीव्र गति से सीखता है और बाद में धीमी गति से सीखता है तो उसे सीखने की आवश्यकता की पहचान माना जाएगा। इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आरंभ में बालक हिंदी सीखना प्रारंभ करता है तो वह धीमी गति से सीखता है, जैसे ही वह सीख लेता है तो उसे व्याकरण सीखने में उसकी तीव्रता बढ़ जाती है और जब वह सीख लेता है तो उसकी सीखने की गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार से जैसे ही कोई अन्य भाषा जैसे अंग्रेजी भाषा आ जाती है तो उसके सीखने की गति धीमी पड़ जाती है और धीरे धीरे वह जब व्याकरण को सीखने का प्रयास करता है तो उसकी सीखने की गति तीव्र हो जाती है। इस प्रकार की गति से बालक की सीखने की आवश्यकता की पहचान की जा सकती है। अगला है अधिगम स्थानांतरण द्वारा सीखने की आवश्यकता की पहचान, कि हम अधिगम स्थानांतरण द्वारा कैसे सीखते हैं और कैसे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में अपने कार्य एवं अनुभव को समायोजित करते हैं। सोरेनसन महोदय ने अधिगम स्थानांतरण के बारे में कहा है कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, बस कह रहे हैं कि स्थानांतरण जो होता है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। अर्थात एक परिस्थिति में सीखी गई ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण को दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करना ही क्या है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जब कोई बालक या व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है, उस सीखे गए कौशल तथा प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करता है, तो इसे हम
सीखने की आवश्यकता की पहचान कहेंगे। स्थानांतरण कई प्रकार के होते हैं। तो पहला है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत यदि छात्र या बालक अपने पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण को नवीन ज्ञान के साथ समायोजन करने में मदद मिलता है, तो इसे हम सीखने की आवश्यकता की पहचान मानी जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है और फिर उसे मोटरसाइकिल चलाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता है, तो इसे हम सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक की या व्यक्ति की सीखने की आवश्यकता की पहचान मानी जाएगी। दूसरा है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, जिसे अंग्रेजी भाषा में नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत यदि छात्र को अपने पूर्व ज्ञान, प्रशिक्षण या अनुभव को नवीन ज्ञान के साथ सीखने में कठिनाई अनुभव करता है, तो इसे सीखने की आवश्यकता की पहचान मानेंगे। जैसे मोटरसाइकिल का मैकेनिक स्कूटर बनाने में कठिनाई अनुभव करता है, तो इसे हम नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। इससे सीखने की आवश्यकता की पहचान होती है। तीसरा है शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। इसके अंतर्गत जब बालक द्वारा सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थितियों में सीखने में मदद ना करे, तो उसे शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। तो इस प्रकार सीखने की आवश्यकता की पहचान कर सकते हैं। जैसे हिंदी भाषी व्यक्ति यदि अंग्रेजी बोलने में कोई मदद नहीं मिलता है, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण को हम शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखने की आवश्यकता की पहचान कर सकते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। अगला पॉइंट है सीखने के नियम द्वारा सीखने की आवश्यकता की पहचान। थॉर्नडाइक के अधिगम के 3 मुख्य नियम के द्वारा सीखने की आवश्यकता की पहचान के लिए सहायक है। पहला नियम क्या है? तत्परता का नियम। इसके अंतर्गत यदि कोई बालक या छात्र
यदि कोई बालक या छात्र किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए तैयार या तत्परता दिखाए तो यह सीखने की आवश्यकता की पहचान मानी जाएगी। तत्परता के अनुसार शिक्षक सीखने की परिस्थितियां तैयार करता है। इसके अंतर्गत तत्परता के नियम के अंतर्गत शिक्षक सीखने की परिस्थितियां तैयार करता है जिससे छात्र तत्पर होकर के सीखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखने की आवश्यकता की पहचान के लिए तत्परता का नियम सहायक है। दूसरा है अभ्यास का नियम। इसके अंतर्गत अभ्यास का नियम किसी क्रिया को बार बार दोहराने से है। अर्थात यदि छात्र पढ़ाई गई किसी विषय वस्तु को बार बार अभ्यास करे तो यह सीखने की आवश्यकता की पहचान को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट है प्रभाव या संतोष का नियम। इसे असंतोष का भी नियम भी कहा जाता है। संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। यदि किसी विषय वस्तु को सीखने में छात्र को संतोष प्राप्त होता है तो वह उस कार्य को बार बार दोहराता है। यदि उसे असंतोष प्राप्त होता है तो वह उस कार्य को दोहराता नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह उसके सीखने की आवश्यकता की पहचान को दर्शाता है। अगला पॉइंट है उत्साह द्वारा सीखने की आवश्यकता की पहचान। इसके अंतर्गत अधिगम की क्रिया के लिए यदि छात्र या बालक सीखने वाले में सीखने के प्रति अपूर्व मतलब पहले जैसा उत्साह हो तो उसे सीखने की आवश्यकता की पहचान कर सकेंगे। यदि बालक में किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए उसके अंदर यदि उत्साह है उस वस्तु को सीखने के लिए तो इस प्रकार के उत्साह को सीखने की आवश्यकता की पहचान माना जाएगा। अगला पॉइंट है रुचि और रुझान द्वारा। कह रहे हैं रुचि और रुझान द्वारा सीखने की आवश्यकता की पहचान। इसके अंतर्गत जब बालक को अपनी रुचि व रुझान के अनुकूल कार्य करने का मौका मिलता है। कह रहे हैं कि जब किसी भी बालक को अपनी रुचि या रुझान के अनुकूल कार्य करने का मौका मिलता है तब वह अपनी योग्यता का पूर्ण प्रदर्शन करता है और कुशलतापूर्वक सीख लेता है और वह किसी भी विषय वस्तु या सामग्री को सीख लेता है। इस प्रकार उसके सीखने की आवश्यकता की पहचान होगी। अगला पॉइंट है प्रेरणा। प्रेरणा द्वारा सीखने की आवश्यकता की पहचान करना। इसके अंतर्गत यदि छात्र किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए प्रेरित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो वह उस क्षेत्र में उसके सीखने की आवश्यकता की पहचान माना जाएगा। अगला पॉइंट है पुनर्बलन द्वारा सीखने की आवश्यकता की पहचान। इसके अंतर्गत यदि बालक किसी अधिगम क्षेत्र में यदि बालक किसी अधिगम क्षेत्र में पुनर्बलन के द्वारा छात्र या बालक अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन जारी रखता है
रखना जारी रखता है तो इसे अधिगम आवश्यकता की पहचान मानेंगे। यदि किसी कार्य को करने के लिए उसे पुनर्बलन दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो पुरस्कार के द्वारा ही उसके व्यवहार में अस्थायी अगर परिवर्तन होता है तो पुनर्बलन द्वारा सीखने की आवश्यकता की पहचान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है निदान एवं उपचार द्वारा सीखने की पहचान। इसके अंतर्गत किसी अधिगमी की जरूरतों एवं उस क्षेत्र में जहाँ से उसे कठिनाई अनुभव हो रहा है, किसी अधिगमी या अधिगम करने वाले की जरूरतों एवं उस क्षेत्र में जहाँ से उसे कठिनाई अनुभव हो रहा है, उनका समुचित निदान एवं उपचार किया जाना चाहिए, जिससे अधिगमी के दोषों को दूर किया जा सके, जिससे अधिगमी के दोषों को दूर किया जा सके तथा उसके सीखने की आवश्यकता की पहचान की जा सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।